तो दोस्तों फिल्मी चीटी चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी ब्लैक को। तो जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब है, बैंड बजी पड़ी है ज़ुकाम की वजह से। मैंने सोचा था कि सही हो जाएगा तब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन सही होने का नाम नहीं ले रहा, तो मुझे लगा कि अब करना ही चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ी आवाज़ मेरी बेकार सी है। अब आप लोगों को पता नहीं लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी, पर मुझे लग रही है कि बहुत बेकार। तो थोड़ा काम चला लीजिएगा। मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका क्लाइमैक्स आपको चौंका के रख देगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको मूवी समझ आएगी। बाकी चलिए आपको सुनाता हूँ अब इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1964 से, जहां हम तीन दोस्तों को देखते हैं, ललिता, गणेश और मनोहर। ललिता और गणेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनके घर वाले इस प्यार के खिलाफ हैं, तो दोनों घर से भाग आए। मनोहर इन दोनों की मदद कर रहा था, इन दोनों को रहने के लिए जगह देकर, और समझा रहा होता है कि घर वाले मान जाएंगे, टेंशन मत लो। तो गणेश कहता कि ललिता पेट से है तो घर वाले मानने से रहे। अब ये सुनकर मनोहर एकदम चुप हो जाता है। रास्ते में एक बैलगाड़ी फंसी मिलती है उन्हें, जिसमें एक मूर्ति रखी हुई थी, जिस पर ललिता का ध्यान जाता है और उसे बड़े ध्यान से देखती रह जाती है। मनोहर दोनों को एक कमरा देता है और खुद बैठ के मदिरा पीने लगता है। दरअसल बात यह थी कि बाहर से तो खुश दिखा रहा था खुद को मनोहर, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था, क्योंकि वो भी ललिता को पसंद करता था, पर ललिता ने उसे कभी हाँ नहीं कहा। वो इतना पी लेता है कि सोचने समझने की क्षमता खोते हुए वो दोनों को मार डालने का फैसला करता है। वो अपनी गाड़ी से एक बंदूक निकालता है, लेकिन तभी घर की लाइट बंद चालू होने लगती है। वो देखता है कि सड़क पर अंधेरा सा हो गया है, तो वो वहां जाता है और उस अंधेरे को पार कर जाता है, पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे घर से गोली चलने की आवाज आती है, तो फिर से अंधेरे को पार कर उन दोनों के कमरे में जाता है, तो देखता है कि दोनों को किसी ने गोली मार दी है। मनोहर ने तो सिर्फ बंदूक निकाली ही थी, तो उससे पहले इन्हें मार के कौन चला गया। अब कहानी यहाँ से 2024 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं वसंत और आरण्या नाम के शादीशुदा जोड़े को, जो कि अपने दोस्तों के साथ क्लब गए होते हैं पार्टी करने। एक दोस्त केटामाइन नाम की दवा लाया था, जो कि नशा करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके सेवन से इंसान 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वसंत चुपके से केटामाइन अपने पास रख लेता है। सब सही जा रहा था कि तभी वसंत का एक लड़के से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी दोस्त की बीवी को छेड़ दिया था। माहौल खराब होने के बाद सब घर की ओर निकल जाते हैं कि तभी वो लड़का आकर वसंत की कार का कांच फोड़ते हुए कहता कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। आरण्या काफी डर जाती है, तो वो वसंत से कहती कि हमने जो नया घर लिया है वहाँ छुट्टियां मनाने चलते हैं, तो वसंत मान जाता है। न्यूज में खबर आ रही होती है कि आज चांद पृथ्वी के बहुत पास से चक्कर लगाने वाला है। इसे हम सुपर मून भी कहते हैं। ये बहुत रेयर इवेंट है जो आज 70 सालों बाद हो रहा है। इससे पहले 1964 में हमें सुपर मून देखने को मिला था। वसंत और आर्यना निकल लेते हैं अपने घर की ओर कि तभी घर के पास वाले चौराहे पर वसंत को एक स्टैचू दिखता है, जो कि वही स्टैचू था जो हमने 1964 में देखा था। वसंत को वो मूर्ति देखी देखी सी लग रही थी, तो आर्यना कहती कि तुम्हें डेजा वू हो रहा है। इसमें ऐसा फील होता है कि अभी जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। उनका घर कोस्टल पैराडाइज नाम की सोसाइटी में था। इस सोसाइटी में अभी तक कोई भी नहीं रहने आया था, ये पहले थे जो यहाँ रहने आए। जो घर की चाबी देने आया था, आरण्या उससे पूछती है जो चौराहे पर मूर्ति लगी है वो किसकी है। आदमी बताता है कि 40-50 साल पहले उस मूर्ति को किसी फिशिंग विलेज में ले जाया जा रहा था। उसे ले जाते वक्त यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो बारिश में गाड़ी का टायर फंस गया। अगले दिन उसे ले जाने के लिए दूसरी गाड़ी को भी बुलाया गया, लेकिन फिर उसी जगह पर गाड़ी खराब हो गई। लोगों का कहना है कि शायद ये मूर्ति खुद ही यहाँ से नहीं आगे जाना चाहती, इसलिए लोगों ने उसे यहीं लगा दिया। अब वो लोग जाते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेने, तो वहाँ उन्हें मिलता है वो लड़का जिससे वसंत का झगड़ा हुआ था। लड़का खुद आता है वसंत से माफी मांगने। वसंत बाहर जाता है और बेसबॉल बैट से लड़के की बाइक की हेडलाइट तोड़ कहता कि अब हुआ ना हिसाब बराबर। आरण्या पहले तो उसे खूब सुनाती है कि ऐसा क्यों किया, फिर कहती है कि जो किया सही किया। जब वो लोग सोसाइटी वापस आते हैं तो जो चौकीदार था गेट पर वो अब गायब था। घर आने पर वो देखते हैं कि किसी ने उन्हें पेंटिंग भेजी है, लेकिन अपना नाम पता नहीं लिखा था, तो पता नहीं चल पाता कि किसने भेजी। दोनों अकेले थे, तो मौके पर चौका मारते हुए दोनों बिस्तर पर कबड्डी खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी घर की घंटी बजती है, तो उन्हें अपना खेला शुरू होते ही रोकना पड़ता है। गेट खोलने पे पता चलता है कि वसंत का दोस्त सुरेश आया है, तो दोनों हैरान कि ये क्यों आया
है इतनी रात में? तो सुरेश कहता कि तुमने ही तो कॉल करके मुझे बुलाया था। वसंत कहता कि मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। तो सुरेश कहता कि मैं दिखाता कॉल हिस्ट्री, लेकिन फोन गाड़ी में ही रह गया। थोड़ी बहुत बातचीत करके सुरेश जाने लगता है, पर जाते जाते कहता कि अपना घर की घड़ी का टाइम तो सही सेट कर लो। हमें देखने मिलता है कि वाकई में वसंत का कॉल आया था सुरेश को। वसंत के बॉस का कॉल आता है तो वो बालकनी में जाता है बात करने, और बात करके वापस आ जाता है। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज आती है और फिर लाइट चली जाती है। जनरेटर चल जाना चाहिए था, पर सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, तो वो खुद ही जाते हैं जनरेटर चलाने। जनरेटर चल जाता है, लाइट आ जाती है, लेकिन तभी आरण्या को ऐसा फील होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। तो वो लोग देखने जाते हैं कि कौन है, पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी हमें देखने मिलता है कि दो स्ट्रीट लाइट दुब दबा के अपने आप बंद हो जाती हैं और गली के बीचों बीच घना काला अंधेरा हो जाता है। आरण्या तभी खिड़की से देखती है कि सामने वाले घर की लाइट जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो बताया था कि हम पहले हैं जो यहाँ रहने आए हैं। तभी चौकीदार का फोन आता है जो कि बताता है कि मेरा बच्चा बीमार है तो मैं अस्पताल आया हुआ हूँ। वसंत उससे पूछता है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई भी आया है क्या, क्योंकि सामने वाले घर की लाइट जल रही है। तो वो कहता कि वो घर तो अभी बिका भी नहीं है, तो लाइट कैसे जल जाएगी। तभी दोनों को बहुत अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, तो वसंत बाहर जाता है उस घर की ओर देखने कि वहां से आवाज आ रही है क्या। रास्ते में वो अंधेरे वाली जगह भी पड़ती है, तो वसंत उसे भी क्रॉस कर देता है। तो उसे देखने मिलता है कि घर की लाइट ऑफ हो गई है। उसे उस घर के बाहर सिगार पड़ी मिलती है जली हुई। वसंत घर वापस आ जाता है कई सवालों के साथ कि पहले लाइट जल रही थी, फिर घर के पास जाने पे लाइट नहीं जल रही थी। कहीं ये सब वो लड़का तो नहीं कर रहा हमें परेशान करने के लिए जिससे झगड़ा हुआ था। वसंत सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी आरण्या सेम उसी तरफ फिर से कहती है कि हमारे घर के सामने वाले घर की लाइट जल रही है। अब दोनों लोग जाते हैं उस घर की ओर ये देखने कि कौन है वहाँ। तो फिर से उस अंधेरी जगह को पार करके जाना होता है। इस बार लाइट जल रही थी तो दोनों लोग घर में झांक के देखते हैं तो वो घर हूबहू उनके जैसा ही था। सारी चीजें वैसे ही रखी थी जैसे उनके यहाँ रखी थी। उनकी हालत तो तब खराब होती है जब वो खुद को ही उसमें देखते हैं। वो लोग तुरंत अपने घर की ओर भागते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उस घर में हमारे हमशक्ल कैसे हैं। वसंत आर्यना को सिगार बट दिखाते हुए कहता कि मुझे ये उस घर के बाहर पड़ी मिली थी, जिसका मतलब यहाँ तीसरा भी कोई है जो हमारे साथ खेल रहा है। आर्यना सिगार का एक बॉक्स लेके आती है और बताती है कि ये सिगार मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी गिफ्ट के तौर पर। ये इंडिया में कहीं नहीं मिलती, मैंने बाहर से मंगाया था, तो कोई चांस ही नहीं कि यहाँ पर किसी और के पास ये सिगार हो। दोनों का दिमाग चकराने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हो क्या रहा है आखिर। जब वो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो एक गमला उनसे टकरा के गिर गया था। तो वसंत देखता है कि यहाँ भी गमला गिरा हुआ है, मतलब वो भी आए थे यहाँ पे हमें चुपके से देखने, और वहाँ भी वही सब हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। दोनों लोग गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बार बार वो एक ही जगह पे आ जा रहे थे। जब वो उस अंधेरी जगह से गुजरते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ी का बैक साइड अपने आगे दिखाई पड़ता है। वो लोग बार बार लौटकर एक ही जगह आ जा रहे थे, जैसे कोई लूप बन गया हो। हमें टॉप व्यू एंगल से दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा अंडे जैसा गोला बन गया है अंधेरे का, जिसमें कि वो लोग फंस चुके हैं। अब वो लोग घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो पेंटिंग टूटी पड़ी हुई है। आरण्या तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर देती है। वसंत सुरेश को कॉल करके कहता कि जब से तुम घर आके गए हो तब से सब गड़बड़ हो रही है। तो सुरेश कहता कि मैं तुम्हारे घर कब आया, कोई दिक्कत है क्या, रुको मैं आता हूँ। वसंत को अब ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि पहले तो वो आया था तो अब क्यों कह रहा है कि नहीं आया। जब आया था तो उसने कहा था कि मैंने बुलाया, पर मैंने तो उसे अभी कॉल किया, तो मेरे कॉल करने के पहले कैसे आ गया। तभी वो देखते हैं कि मोमबत्ती से पर्दे में आग लग गई, तो वसंत उसे बुझाता है। आरण्या कहती कि लाइट आने के बाद मैंने सारी मोमबत्तियां बुझा दी थी, तो अब जल कैसे गईं? जब हम बाहर गए तो शायद कोई आया होगा जिसने मोमबत्तियां जला दी और पेंटिंग भी तोड़ दी। तभी वो देखते हैं कि अब सामने वाले घर के पर्दे में आग लग गई है, तो उनके दिमाग में आता है कि क्या उनके साथ भी हमारी तरह हो रहा है। वसंत लाइट बंद चालू करता है, ये सोचकर कि अगर हम लोग एक ही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक ही तरह सोच रहे हैं तो थोड़ी देर में वो भी हमारी तरह लाइट बंद चालू करेंगे। वसंत ने जो सोचा वही होता है, वो लोग भी सेम लाइट बंद चालू करते हैं। वो एक पेपर पे एक नोट लिखता है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम लोग मिलनसार स्वभाव के हैं, और उस नोट को अंधेरा रास्ता पार कर उनके घर पे डाल के अपने घर आ जाते हैं दोनों। पर उन्हें अलग ही झटका मिलता है, उन्हें अपने घर पे भी सेम नोट मिलता है जिसमें सेम टू सेम वही लिखा हुआ था जो वसंत ने लिखा था। वसंत एक और नोट लिखता है कि हमें आपका नोट मिला, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और सोचता है कि इस बार वो अकेला नोट डालने जाएगा
ताकि अगर कोई वहां से आए तो आरण्या उसे देख सके। वो जा ही रहा होता है कि तभी सेम टू सेम नोट पहले ही कोई उनके दरवाजे के नीचे से खिसका के चला जाता है। नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो नोट आया उसमें डिडेंट पर कट लगा हुआ था। जितना दिमाग ये लोग लगा रहे थे सब बेकार साबित हो रहा था। ये दोनों चिंतन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आ जाता है वसंत का हमशक्ल और हमारे वाले वसंत को पीटना शुरू कर देता है। आरण्या उसे बेसबॉल बैट से मारने लगती है तो वो वहां से भाग जाता है। यहाँ भी नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो वसंत बाहर से आया था उसके चेहरे पर पहले से ही चोट लगी थी और वैसे ही चोट के निशान इस वाले वसंत के चेहरे पर भी आ गए थे। वसंत को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो बेसबॉल बैट लेके जाता है दूसरे वाले घर अपने हमशक्ल को मारने, लेकिन उसे पहले से ही झगड़ा होने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि उसके हमशक्ल ने आरण्या को मार दिया है। उनके घर की घड़ी में बज रहे थे 1:30। वसंत आरण्या को बताए बिना कि उसने क्या देखा वो घर वापस चलाता है और यहाँ पे बज रहे थे 1। घर से निकलने से पहले उसने देखा था तो 2 बज रहे थे पर वापस आने पे 1 बज रहा था। तो उसे समझ नहीं आता कि हम समय में पीछे कैसे चले गए। पर्दे जो मोमबत्ती से जल गए थे वो भी ठीक हो गए थे और पेंटिंग भी एकदम सही हो गई थी। वसंत ने जो कुछ भी उस घर में देखा वो 1:30 बजे हुआ था तो उसे लगता है कि जो वहाँ हुआ वो यहाँ भी होगा। तो वो डर जाता है कि उसके हाथों आरण्या मारी जाएगी। वसंत ने जो केटामाइन चुराया था वो और जो मदिरा रखी थी वो सब कुछ फेंक देता है, ये सोचकर कि क्या पता नशा करके मैं कुछ गलत कर दूं। अब उन दोनों को अपनी कार जाते हुए दिखाई देती है और उन्हें देखने मिलता है कि कार अंधेरी जगह से गुजरी और फिर गायब हो गई। वसंत को अब थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि जब हम भी कार से निकल रहे थे तो हम भी उस अंधेरी जगह से गुजरे थे, तो मतलब वहीं पर कुछ गड़बड़ी है। उस अंधेरे में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती, तो फिर हम क्यों गायब नहीं हुए? हम बाहर कैसे आ गए? हम बाहर आए भी हैं या जितनी बार हम भी अंदर बाहर आए हैं उतनी बार कंफ्यूजन बढ़ी है। जितनी बार हम घर वापस आते हैं चीजें अलग जगह पे मिलती हैं। जितनी बार हम अंदर बाहर गए हैं हम अलग घर में वापस आए हैं। पता चले बिना हम हर बार खोते रहे हैं। पता नहीं हम अभी अपने घर पे हैं भी या नहीं। हम जितनी बार बाहर निकले हैं हमने टाइम पर ध्यान नहीं दिया, पर हर बार अलग घर पे अलग टाइम पे पहुंचते आ रहे हैं हम। जितनी बार हमने उस अंधेरी जगह को क्रॉस किया है वो बार बार हमें दूसरी किसी टाइमलाइन में भेजता आ रहा है। आरण्या कहती कि जो अंधेरी जगह है वो अगर एक स्विच है जो हमें किसी भी टाइमलाइन में भेज रहा है तो हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। क्या पता ऐसा करने से अपनी या किसी पिछली टाइमलाइन में पहुंचने का रास्ता मिल जाए। आरण्या तभी देखती है कि जिस डायरी में लिख के वसंत उसे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था उस डायरी में पहले से ही वो सब लिखा हुआ था सेम टू सेम, यानी कि जो बातचीत अभी ये दोनों कर रहे हैं वो यहाँ पहले ही हो चुकी है। दोनों लोग फैसला करके फिर से अंधेरी जगह से गुजर के दूसरी टाइमलाइन में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि घर पे दोनों लोग हैं और ये वो वक्त था जब वसंत को उसके बॉस का कॉल आया था। वसंत को उसके बॉस का कॉल नहीं आया था बल्कि उसकी दोस्त प्रभा का कॉल आया था जो कि आरण्या की बेस्ट फ्रेंड थी। वो पेंटिंग प्रभा ने भेजी थी तो वसंत कहता कि ये सब नहीं करो और जो हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ नहीं तो सबको पता चल जाएगा। आरण्या के सामने एक बहुत बड़ा राज खुल जाता है कि वसंत का उसकी करीबी सखी प्रभा के साथ चक्कर चल रहा है। वसंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस रात पार्टी में प्रभा मुझ पर चढ़ रही थी पर मैंने उसे दूर कर दिया था। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर जो हुआ था वो भी गलत ही था। तो आरण्या उससे गुस्सा के अंधेरी जगह से चली जाती है। वसंत उसके पीछे भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है पर बहुत देर हो चुकी थी। आरण्या अब किसी दूसरी टाइमलाइन में जा चुकी है और वसंत अब किसी और टाइमलाइन में आ चुका है। वसंत आरण्या को ढूंढने की कोशिश में बार बार अंधेरे से गुजरते हुए अलग अलग टाइमलाइन में जाता पर वहाँ आरण्या नहीं मिलती। हाँ, हर टाइमलाइन के वसंत और आरण्या जरूर दिखते उसे। एक टाइमलाइन में वो देखता है कि आरण्या मरी नहीं थी, बस बेहोश हुई थी। पानी मारने पे उसे होश आ जाता है। ऐसे ही 5-6 टाइमलाइन में जाने के बाद वो एक टाइमलाइन के उस टाइम में पहुंचता है जब लाइट चली गई थी और वो दोनों जनरेटर चलाने गए थे। आरण्या ने जिसे देखा था उस समय वो वसंत था। वो एक और टाइमलाइन में जाता है जहाँ वो दोनों नहीं थे तो वो उसी घर में रुक जाता है और गुस्से के मारे सारी चीजें तोड़ने लगता है। तो यही वो वक्त था जब वो पेंटिंग टूटी थी। वो एकदम हार जाता है कि कहाँ चली गई आरण्या। तभी वो अंधेरी जगह भी अब चली जाती है क्योंकि चांद बादलों से ढक गया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। आपको याद होगा कि आरण्या ने इमरजेंसी कॉल की थी तो इसीलिए आई थी पुलिस। वसंत बताता है कि जिसने आपको कॉल किया था वो मेरी बीवी है जो कि गायब हो गई है। कैसे गायब हुई वो बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पुलिस वाले को उसकी बातें समझ नहीं आती तो उसे लगता है कि इसने ही अपनी बीवी को गायब किया है या मार डाला है, तो वो वसंत को हिरासत में ले लेते हैं। वसंत सोचता है कि उसकी गलती की वजह से आरण्या गायब हुई तो वही उसको ढूंढ के लाएगा, तो वो पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। मूर्ति
मूर्ति वाले चौराहे के पास पहुंचने पर उसे एक पुरानी गाड़ी दिखाई पड़ती है जो कि उसको देख थोड़ा रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। तो वसंत उसका पीछा करता है। गाड़ी का पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है मनोहर के पास, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। वसंत उससे कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया आपका पीछा करने का, जैसे मैं आपको पहले से जानता हूँ। वैसे आप वहाँ क्या कर रहे थे? मनोहर कहता कि मुझे वो आवाज सुनाई दी जो मैंने कई सालों पहले सुनी थी। मनोहर अपनी पूरी कहानी बताते हुए बताता है कि उस रात मेरे मन में एक ही चीज घूम रही थी कि मुझे उन्हें मारना है, लेकिन इससे पहले मैं मारता कोई और ही उन्हें मार गया। मैंने कातिल का पीछा किया तो पाया कि वो तो मैं ही हूँ, मतलब मेरा हमशक्ल खड़ा था मेरे सामने। जब मैंने ये बात कोर्ट में बताई तो सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। मेरे दिमाग का चेकअप कराने को कहा गया तो मैं पागल साबित नहीं हुआ। वसंत पूछता है लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? मनोहर बताता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक रिसर्च चल रही थी। कोई नहीं जानता कि वहाँ कैसे रिसर्च चल रही थी, पर 1941 में उस फैसिलिटी में बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके इम्पैक्ट का आफ्टर इफेक्ट अब भी हो रहा है। 60 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था वो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स में इसे सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये पैरेलल रियलिटी है जिसमें हम ही होते हैं, लेकिन हमारी पर्सनालिटीज बिल्कुल अलग होती हैं। हम सोचते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की रियलिटी में ही पास्ट और फ्यूचर चलता रहता है, पर मॉडर्न साइंस के हिसाब से मल्टीपल रियलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। वैज्ञानिक रोडिंगर ने पैरेलल रियलिटी को अपनी थ्योरीज में अच्छे से समझाया है। मान लो एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दें, फिर जहर मिला के उसे एक केक दे दिया। अब बताओ क्या होगा? या तो बिल्ली बच जाएगी या तो केक खा के मर जाएगी। ट्रेडिशनल साइंस में हम यही मान सकते हैं कि कोई एक चीज होगी, लेकिन मॉडर्न साइंस में दोनों ही पॉसिबल है। बिल्ली जिंदा भी हो सकती है और मर भी सकती है। अपनी टाइमलाइन में हम एक ही रियलिटी को देख सकते हैं। जो अंधेरी जगह तुमने बताई है वो एक पोर्टल है, एक तरह का रास्ता है। जितनी बार तुम उस अंधेरी जगह से गुजरोगे तुम एक नई टाइमलाइन में पहुंच जाओगे। इस तरह अलग अलग टाइमलाइंस को कनेक्ट करने वाले स्पॉट को हम वर्म होल कहते हैं। एक वर्म होल दो या दो से ज्यादा टाइमलाइंस को और पैरेलल यूनिवर्सेस को कनेक्ट करता है। टाइम बस एक इल्यूजन है, कंपेयर करने के लिए दूसरी टाइमलाइन नहीं है, तो तुम्हें किसी और टाइमलाइन में शिफ्ट होने का पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त तुम जिस टाइमलाइन में मौजूद रहोगे वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। तुम अपनी पत्नी की रियलिटी से गायब हो गए हो। तुम्हारी पत्नी अपनी रियलिटी में मुझे ढूंढते हुए आई होगी। उस रियलिटी में वो मुझसे थ्योरी सुन रही होगी। वसंत पूछता है कि आप बस इतना बताओ कि मैं मेरी पत्नी को कैसे ढूंढूं? मनोहर बताता है कि शायद सुपरमून इसका ट्रिगर पॉइंट है। जब जब सुपरमून हुआ है तभी ये घटना हुई है। अभी चांद साफ है, अगले 45 मिनट बाद फिर से बादल उसे ढक लेंगे, तो तुम्हारे पास इतना ही समय है। अगर तुम्हें वो रियलिटी ना मिले जिसमें तुम्हारी पत्नी अकेली है तो तुम्हें बस एक काम करना है। एक रियलिटी में सिर्फ एक ही वसंत हो सकता है। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वसंत वहीं पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस पहले से ही पहुंच चुकी थी जो कि उसे पकड़ लेती है। वसंत को वर्म होल दिखाई पड़ता है तो पुलिस से पीछा छुड़ा के उसके अंदर जाके किसी और रियलिटी में पहुंच जाता है। वो पुलिस वाला भी उसके पीछे जाता है तो वो भी अलग किसी टाइमलाइन में पहुंच चुका था जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वसंत देखता है कि अरन्या इस रियलिटी में अकेली है तो वो घर में घुस जाता है, लेकिन वहाँ वसंत भी था तो वो उससे भिड़ जाता है, ये सोचकर कि इसे मारकर उसकी जगह ले लूंगा। ये प्लान उसका काम नहीं आता क्योंकि अरन्या ही उसे मारने लगती है, तो वो वहाँ से निकल जाता है और पहुँचता है किसी और रियलिटी में। वहाँ वो देखता है कि अरन्या उसे एक सरप्राइज देती है, ये बताते हुए कि वो पेट से है, और वो सिगार का डब्बा भी देती है जो कि उसके लिए गिफ्ट लाई थी। इस रियलिटी में ये दोनों खुश थे तो वो इनकी खुशी बर्बाद नहीं करता और पहुंच जाता है एक और रियलिटी में। इस रियलिटी में दोनों नहीं थे तो वो घर के अंदर जाता है और दुखी हो रहा होता है काफी ज्यादा कि वो बाप तो बन गया लेकिन माँ ही गायब हो चुकी है। तभी वो देखता है कि पुलिस आ गई है और अरन्या भी आ जाती है वहाँ। वसंत बड़ा खुश होता है कि आखिर उसे उसकी अरन्या मिल ही गई। दोनों लोग अब आराम से अपने घर जा रहे होते हैं। वसंत और प्रभा के बीच जो हुआ उस गलती के लिए वसंत उससे माफी मांगता है तो अरन्या कहती कि कोई बात नहीं, माफ किया। अरन्या को नहीं पता था कि वो किस चीज की माफी मांग रहा है। वसंत को डाउट होता है कि इसने इतनी बड़ी बात के लिए इतनी जल्दी माफ कैसे कर दिया। वो पूछता है कि ये बताओ कल रात क्या क्या हुआ था, तो अरन्या कहती कि लाइट चली गई थी तो तुम जनरेटर ऑन करने गए थे और काफी देर तक वापस नहीं आया, तो डर के मारे मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। लाइट जाने के बाद मैं घर से भाग गई थी और फिर पुलिस जब आई तभी मैं आई। वसंत को अब समझ में आता है कि वो अभी भी किसी और रियलिटी में है और ये अरन्या उसकी अरन्या नहीं, इस रियलिटी की अरन्या है। वर्म होल अब बंद हो चुका था तो वसंत उसे कुछ भी समझाने का ट्राई नहीं करता, बल्कि वो उस रियलिटी का वसंत बन जाता है। अब वो लोग पेट्रोल भराने रुकते हैं तो वसंत बाथरूम जाता है, तभी वहाँ एक और वसंत आ जाता है जो कि सेम दिख रहा था,
सेम चोट के निशान, सब कुछ सेम। हमें बाथरूम से एक वसंत बाहर आता दिखाई पड़ता है। अब ये कौन सी रियलिटी का वसंत है, इसी का या जिसको हम देखते आए वो है, या किसी और रियलिटी का है? हमारे दिमाग का कीमा बनाने के लिए ये सवाल हमारे मन में छोड़कर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि अगर हम किन्हीं दो फैसलों में से एक फैसला चुनते हैं तो वो दूसरा फैसला हो सकता है कि शायद किसी और टाइमलाइन में किसी और रियलिटी में चूज किया गया हो। हमारी कितनी रियलिटीज हो सकती हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अनगिनत रियलिटीज हो सकती हैं और सब में हम होते हैं। मार्वल की मूवीज तो आपने देखी ही होंगी जिसमें मल्टीवर्स का जिक्र किया गया है। अब मानने को तो हम मान लें कि आयरन मैन मर चुका है, लेकिन किसी और यूनिवर्स में किसी और रियलिटी में आयरन मैन जिंदा होगा अभी भी। अब जैसे इसमें एक पोर्टल बन गया एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने का, वैसे ही पोर्टल हमें मिल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से किसी और रियलिटी से आयरन मैन को अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वसंत जब पहली बार पोर्टल से गुजरा और फिर वापस आया, तभी वो अपनी रियलिटी में वापस नहीं आया बल्कि दूसरी रियलिटी में पहुंच गया था। तो मतलब आधी मूवी में जिस आरण्या के साथ वो था, जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी आरण्या थी ही नहीं। ओरिजिनल आरण्या तो शायद इंतजार ही कर रही होगी वसंत के लौट के आने का। दूसरी आरण्या जो थी वो भी अकेले गुस्से में कहीं चली गई। वो किस रियलिटी में पहुंची होगी कोई नहीं जानता। क्या पता वहां से वसंत और आरण्या दोनों मिले या फिर कोई ना मिले, या फिर ऐसी रियलिटी में पहुंच गई हो जहां आरण्या हो वसंत नहीं। आखिर में हमें दो दो वसंत दिखे, लेकिन बाहर एक ही वसंत आया। जिस वसंत को हम देखते आए शुरू से, या तो वो होगा या तो जो करंट रियलिटी में मौजूद था वो हो सकता है, या फिर किसी और रियलिटी का होगा। कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि जो बाहर आया वो कौन सा वाला वसंत है। शुरू में तो कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में सारे पत्ते खुल जाते हैं और समझ आता है कि जो हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली हम कई सारी रियलिटीज का मिक्स्ड होने की भसड़ देख रहे हैं। एक और बात आपको बताऊं तो मनोहर ने भी अंधेरी जगह को पार किया था, तो अगर देखा जाए तो शायद वो भी अपनी रियलिटी में नहीं है, किसी और रियलिटी में जी रहा है। और वैसे भी हमने जिस मनोहर को देखा वसंत से बात करते हुए, वो उस रियलिटी का था जिसमें वसंत पहुंचा। तो मतलब जो शुरुआत वाला मनोहर है और बाद वाला मनोहर है, दोनों अलग अलग रियलिटी के हैं। वो पुलिस वाला भी पोर्टल से गुजरा था, बेचारा वो भी अपनी रियलिटी को छोड़ किसी और रियलिटी में पहुंच चुका है। ये फिल्म 2013 में आई मूवी कोहेरेंस से इंस्पायर्ड है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस किरदार और कहानी अलग है। इसमें चांद का इस्तेमाल किया गया है पोर्टल खोलने के लिए और इसमें कॉमेट का यूज किया गया है। अब एक्टिंग की बात करें तो वसंत का किरदार निभाने वाले जीवा और आरण्या का किरदार निभाने वाली प्रिया भवानी शंकर दोनों ने ही बढ़िया काम किया है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको कोई ऐसा पोर्टल, कोई रास्ता मिल जाए जहां पे एक ऐसी रियलिटी में पहुंचो जहां बहुत अमीर हो, बहुत ज्यादा वाले अमीर, क्या आपके मन में ये विचार आएगा कि इस रियलिटी के अपने आप को ठिकाने लगा के उसकी जगह ले लें और अय्याशी वाली जिंदगी जिए, या फिर आप अपनी रियलिटी में वापस आ जाओगे? जवाब जरूर दीजिएगा। अब और कुछ बताने को है नहीं, बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आलस आ रहा हो कमेंट करने में तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चीटी को फॉलो कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।